बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 19 वाक्य विचार। तो वाक्य विचार के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ये भाषा की पूर्णता को स्पष्ट करते हैं। तो वाक्य क्या करते हैं? भाषा की पूर्णता को स्पष्ट करते हैं। भाषा के बारे में बताते हैं कि व्यक्ति किस वाक्य को बोल रहा है, किस बारे में बात कर रहा है। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह से ही वाक्य बनते हैं। जैसे पुकारा ने माताजी पुनीत को, तो क्या है, ये वाक्य सही नहीं बना हुआ क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। मैच जीत गया भारत, तो उपयुक्त शब्द समूह मात्र है। ये वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह नहीं है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। इससे कोई अर्थ प्रकट नहीं होता। यदि हम इन्हें व्याकरण के स्थापित नियमों के अनुसार पुनः संगठित करें तो इनका रूप इस प्रकार होगा। माताजी ने पुनीत को पुकारा, भारत मैच जीत गया। अब इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अतः ये वाक्य है। सार्थक शब्दों का यह व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य रचना के नियम। वाक्य की रचना कई पदों के सार्थक योग से होती है। कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। वाक्य में आने वाले पदों का एक विशेष क्रम होना चाहिए। वाक्य हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ होना चाहिए। वाक्य संगठन में ध्यान रखने योग्य विशेष तथ्य है। वाक्य में कर्ता के बाद क्रिया आती है। कर्म क्रिया और कर्ता के बीच में होता है। प्रसर्ग संज्ञा या सर्वनामों के बाद लगाए जाते हैं। प्रसर्ग सर्वनामों में मिलाकर लिखे जाते हैं। कभी कभी कर्ता और क्रियापद के बिना भी वाक्य बनाया जाता है। जैसे मोहित वरुण, तुम्हारा स्कूल कहाँ है। वाक्य के अंग। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिस खंड के बारे में कुछ कहा जाए या जो खंड क्रिया करने वाला है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखी, नूपुर पुस्तक पढ़ रही है। उपयुक्त वाक्यों में तुलसीदास और नूपुर क्रिया को करने वाले हैं, अतः ये उद्देश्य है। उद्देश्य का पता लगाने के लिए क्रिया से कौन प्रश्न पूछिए, उसका जो भी उत्तर मिले वही उद्देश्य है। उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य कभी एक शब्द होता है तो कभी कभी उसके साथ उसकी विशेषता बताने वाले शब्द भी होते हैं। जैसे लड़का बाजार जाता है, सुंदर कपड़े पहनकर लड़का बाजार जाता है। प्रथम वाक्य में लड़का उद्देश्य है, परंतु दूसरे वाक्य में सुंदर कपड़े पहनकर लड़का उद्देश्य है। इसमें सुंदर कपड़े पहनकर शब्द लड़का की विशेषता बता रहे हैं। उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द या वाक्य उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। दूसरा है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में ने श्री रामचरितमानस लिखी तथा पुस्तक पढ़ रही है, क्या है? विधेय है। यानी इनमें श्री रामचरितमानस लिखी और पुस्तक पढ़ रही है, ये क्या कहलाएगा? उद्देश्य के बाद का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? विधेय। इस प्रकार हमने देखा कि उद्देश्य खंड में कर्ता और उसकी विशेषताएं बताने वाले वाक्य का अंश होता है, जबकि विधेय खंड में क्रिया तथा कर्म आदि अन्य अंश होता है। विधेय का विस्तार। विधेय की विशेषता बताने वाले या वाक्य खंड विधेय का विस्तार कहलाता है। विधेय का विस्तार निम्नलिखित 2 विधियों से किया जाता है। कर्म का विस्तार। मोहिनी गाना गाती है। मोहिनी बहुत मधुर गाना गाती है। तो उपयुक्त दोनों वाक्यों में गाना कर्म है। दूसरे वाक्य में बहुत मधुर शब्द गाने की विशेषता बता रहे हैं, अतः कर्म की विशेषता बताने वाले शब्दों को कर्म का विस्तार कहा जाता है। कर्म का विस्तार। माताजी पूजा करती हैं, माताजी मन लगाकर पूजा करती हैं। तो उपयुक्त दोनों वाक्यों में पूजा करती क्रिया है, परंतु दूसरे वाक्य में मन लगाकर शब्द क्रिया की विशेषता बता रही हैं। इन शब्दों को क्रिया का विस्तार कहते हैं। इसके बाद है वाक्य के भेद। वाक्य को 2 आधारों पर बांटा जाता है, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो पहला है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहला है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे वह दूध पी रहा है, वैभव साइकिल चला रहा है। उपयुक्त वाक्य में वह एवं वैभव एक एक उद्देश्य तथा पी रहा है एवं चला रहा है एक एक विधेय है, अतः ये वाक्य सरल है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य खंड स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा आपस में जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हमने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की लेकिन तुम नहीं आए।
मुझे कल बुखार था इसलिए विद्यालय नहीं आ सका। तो उपयुक्त दोनों वाक्यों में दो दो स्वतंत्र वाक्य लेकिन तथा साइकिल शब्दों की सहायता से जुड़े हैं, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में से एक उपवाक्य प्रधान या मुख्य हो और अन्य उपवाक्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे वह बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। तो क्या था, ये जो वाक्य है ये इस पर आधारित है। वह बाजार गया, क्यों गया? क्योंकि उसे फल खरीदने थे। प्रधानाचार्य ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होता है। उपयुक्त वाक्यों में वह बाजार गया और प्रधानाचार्य ने कहा प्रधान वाक्य है, उसके आगे के वाक्य उसे फल खरीदने थे तथा कल विद्यालय बंद रहेगा अपने अर्थ के लिए उन पर आश्रित है। ऐसे वाक्यों को मिश्रित वाक्य कहा जाता है। प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद। प्रयोग के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो पहला है विधानवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें क्रिया के करने अथवा होने का सामान्य कथन हो विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्यारी में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। दूसरा निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के न होने अथवा न करने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नल में पानी नहीं आ रहा, झूठ मत बोलो। प्रश्नवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कब आए, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तीसरा इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हारा भला करे। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप समय पर आते तो गाड़ी मिल जाती, आप आते तो मैं भी चल पड़ता। तो यहाँ एक बात का संकेत दिया जा रहा है कि अगर ऐसा कर लेती तो ऐसा हो जाता। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह आज आ जाए, शायद हम शिमला जाएं। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पौधे को पानी दो, आप बाहर प्रतीक्षा कीजिए। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होता है उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे छी, तुम चोरी करते हो, शाबाश, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, विस्मयादिबोधक वाक्य, क्योंकि इसमें क्या है, हर्ष, शोक, घृणा इनका भाव व्यक्त हो रहा है। तो इस पाठ का सार क्या मिला आपको? पूरा अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और वाक्य में उद्देश्य अर्थात कर्ता के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो यहाँ पर हमने वाक्य विचार के बारे में पढ़ा है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप अभ्यास में इसे फिर से दोहराएंगे। तो बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।